नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 11th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मेरे क्लास 11th के लाल मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं सैंपल पेपर बाय नेक्स्ट टॉपर्स। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लेके आया हूं। अब इस सैंपल पेपर के पीछे सोच क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस सैंपल पेपर के पीछे की सोच ये है मेरे लाल कि तुम्हारा पेपर कैसे आने वाला है स्कूल में। ठीक है, अब यूजली 11th में पेपर कैसे बनता है? यूजली 11th में पेपर बनता है बोर्ड्स को कंसिडर करते हुए, मतलब कि जैसा क्लास 12th में बोर्ड का पेपर बनता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास 11th में स्कूल वाले पेपर बनाते हैं। उनका सिंपल लॉजिक ये रहता है कि बच्चों को अभी से बोर्ड के लिए तैयार करना है। सिलेबस अलग अलग है लेकिन वही 4 नंबर के सवाल, 6 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल, MCQ कैसे रहेंगे, कैसे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये सब कुछ क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्लास 11th का भी क्या है, क्लास 11th का स्कूल वाले उस अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं सो दैट क्लास 11th वाले बच्चे क्या हो, क्लास 11th वाले बच्चे यूज्ड हो जाए। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर और कुछ ऐसा ही आपके स्कूल में जो एग्जामिनेशन होने वाला है मेरे लाल, जो फाइनल आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसी अकॉर्डिंग क्या, इसी अकॉर्डिंग आपका स्कूल में पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें 3 घंटे मिलेंगे ये तुम जानते हो, और तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना है 80 नंबर का। 20 नंबर की तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल है मेरे लाल, ये तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। तो 80 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा और 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखें तो तुम्हारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो, क्योंकि स्कूल में तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को यहीं पे पढ़ लो। स्कूल में तो तुम कहां ही पढ़ोगे, आलसी कर जाते हो, है ना। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये पता रहेगा कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। अब यूजली तुम लोग पूछते हो सर 4 नंबर में कितने शब्द लिखे, सर 6 नंबर में कितने शब्द लिखे, वो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने शब्द में क्या है, कितने शब्द में आंसर लिखना है। ठीक है, so the question paper consists of 5 section A, B, C, D, and E with 30 question in total। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, C, D, E एंड टोटल 30 क्वेश्चन आपसे क्या है, 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मेरे लाल। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। पहले जो 12 क्वेश्चन है मेरे लाल, पहले जो 12 क्वेश्चन है वो क्या है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे, जो कि 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 to 60 वर्ड्स ईच। फिर 13 से लेके 18 नंबर तक, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये जो 6 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के रहेंगे और इनको 50 से 60 शब्द में लिखना है। 50 से 60 शब्द मतलब 3 से 4 लाइन में क्या है, 3 से 4 लाइन में अपने को इसका आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, then question number 19 to 23 are of 4 marks each। answer to these questions should not exceed 100 to 120 words each। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं कि भैया जो क्वेश्चन नंबर 19 to 23 है ये 4 नंबर के रहेंगे। यहां पे 100 से 120 शब्द में आंसर लिखना है आपको, और इसमें से 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, 2 क्वेश्चन में और करके क्या, और करके पूछा जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये क्लियर हो गया। अब ये वर्ड लिमिट्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूजली मेरे लाल तुम 2 नंबर में लिख देते हो आधा पन्ना और 4 नंबर में लिखते हो 4 लाइन। ठीक है, तो 2 नंबर में 2 नंबर जितना ही लिखना है। तुम्हारे आधे पन्ने लिखने से 2 के 3 नंबर नहीं मिल जाएंगे, 2 के 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 to 26 आर पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और एक कार्टून बेस्ड रहेगा। अब मैप हर क्लास 11th में नहीं पूछा जाता है, सारी स्कूल मैप्स नहीं पूछती हैं। ठीक है, सारी स्कूल मैप्स नहीं पूछती है, लेकिन क्लास 12th में मैप आता है पॉलिटिकल साइंस में भी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, किसी स्कूल में क्लास 11th में मैप आता है और किसी स्कूल में नहीं आता है। अब जिस स्कूल में मैप आता है मेरे लाल, तो मैंने मैप पर का एक वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पर अपलोडेड है, फटाफट से उस वीडियो को देख के जाओ। जिस स्कूल में नहीं आता है मेरे लाल मैप, तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 पैसेज पूछ लेते हैं और एक कार्टून पूछ लेते हैं, मतलब 2 पैसेज रहेंगे और एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 180 वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 to 30 हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है भैया, ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन है। इनको हमें 180 शब्द के अंदर अंदर आंसर लिखना है। ठीक है, और इन 6 नंबर के क्वेश्चन में सभी में इंटरनल चॉइस रहेगी, सभी में और करके क्या है, और करके सवाल पूछा गया। तो कुछ इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से तुम्हारा स्कूल का पेपर बनना है मेरे लाल। इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से तुम्हारा स्कूल एग्जामिनेशन का क्या पेपर बनेगा।
ठीक है भैया, सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही मैंने खतरनाक दे दिया है। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मैच करना है, तुम्हें मैच करना है। एक तरफ आर्टिकल्स लिखे और एक तरफ क्या, एक तरफ सारे उनकी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अब तुम बोलोगे कि क्या सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने? ये वही आर्टिकल्स लिखे बेटा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वही आर्टिकल्स लिखे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सो आर्टिकल 368, आर्टिकल 144, आर्टिकल 257 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 243 जी। ठीक है, ये आर्टिकल्स मेंशन है। अब अगर इनके अपन सब्जेक्ट्स पढ़े, अब अपन इनके सब्जेक्ट पढ़े भैया, तो ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द पार्लियामेंट में एक्सरसाइज ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, amend by the way of addition, variation or repeal the provision of constitution in according to the procedure laid by the parliament। ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा है? ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला आर्टिकल है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो अमेंडमेंट मैंने बहुत बार पढ़ा है कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट का क्या है? पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। अब 368 में बी कहां पे दिया है? 368 में बी, ए में बी कहां दिया है? ए में बी यहां पे दिया है और ए में बी यहां पे दिया है। मतलब ये दो ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया। आइदर बी सही होगा और डी सही होगा, या तो बी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है भैया, अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि जहां पे भी ये ए बी सी डी जी लिखे रहते हैं, ये जहां पे भी नंबर्स लिखे रहते हैं, मतलब जहां पे भी पीछे अल्फाबेट से बेटा, जिस भी आर्टिकल के बाद में पीछे अल्फाबेट से, मतलब या तो वो पंचायत से रिलेटेड है या फिर नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो ये जी है, ये जी है, ये लॉजिक ध्यान रखना बेटा। जहां पे भी ए बी सी डी लिखे वो या तो पंचायत से रिलेटेड है या नगर पालिका से रिलेटेड है। यहां पे मैं देख रहा हूं कहीं पंचायत का आर्टिकल है, ये रहा पंचायत का, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ये रहा पंचायत का। तो डी में थर्ड कहां पे? डी में थर्ड यहां पे, डी में थर्ड यहां पे है और डी में थर्ड यहां पे भी है। अरे डी में थर्ड यहां पे भी और डी में थर्ड यहां पे भी है। अगेन क्या है? अगेन फंस गए। ये दोनों जो मुझे पता थे वो क्या हुआ? वो ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है भैया? अब क्या बचा है? अब अगर देखें तो मुझे आर्टिकल 144 का पता है कि आर्टिकल 144 क्या है? 144 एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। आर्टिकल 144 क्या है? 144 जो है मेरे लाल वो क्या है? आर्टिकल 144 क्या है? आर्टिकल 144 जो है मेरे लाल वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 144 रिलेटेड किससे है बताओ? आर्टिकल 144 रिलेटेड है ऑल अथॉरिटीज सिविल जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये वाला है। या फिर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल सो एक्सरसाइज टू इंपीड और प्रिजुडाइज द executive power of union, and executive power of union shall be to such direction to state as may appear to government to be necessary for that purpose। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेरे लाल होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ए का 2, बी का क्या है? अरे एक मिनट, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1। ठीक है, देन इसका क्या हो गया? इसका ये हो गया और उसका ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां पे हमने कुछ इस तरीके से कर लिया, हमने इस तरीके से क्या, इस तरीके से तुमने एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है। ठीक है भाई साहब, ये चीज क्लियर हो गई। अब तुम यहां पे एक चीज समझो, यहां पे तुम एक चीज समझो, जैसे कि यहां पे अभी मैं पूछ रहा था कौन सा आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल कौन सा है, कैसे मैच करना है, तो तुम कंफ्यूज हुए, तो तुम लोग कंफ्यूज हुए। अब मैं तुमको एक इसका बहुत आसान सा चीज बताता हूं मेरे लाल, एलिमिनेशन। ये मैंने जो कंफ्यूज तुम्हें करने की कोशिश करी वो जानबूझ के करी, क्योंकि क्या होता है, मैं तुरंत कर दूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा है। तुम बच्चे हो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें कौन सी मेथड लगानी है मेरे लाल? तुम्हें एलिमिनेशन मेथड लगानी है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे इसका आंसर पता है। मैंने सबसे पहले क्या देखा मेरे लाल? मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे इसका आंसर पता है, मैंने इसको मैच किया। मुझे पता है मैंने इसका आंसर पता है, मैंने इसको मैच किया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था? यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था मेरे लाल? यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रहा था कि ए तो नहीं होगा। यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रहा था कि ए तो हो ही नहीं सकता है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने एलिमिनेट किया कि यहाँ पे सी तो हो ही नहीं सकता है, ए भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था मेरे लाल? यहाँ पे मैं एलिमिनेशन का मेथड क्या कर रहा था? एलिमिनेशन का मेथड लगा रहा था। कौन सा मेथड लगा रहा था? एलिमिनेशन का मेथड लगा रहा था। ठीक है, वही मेरे लाल तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है? तुम्हें ध्यान रखना है
कि ये जो बॉक्सेस दिए हैं, जैसे कि जुडिशरी वाले चैप्टर में आर्टिकल 144 का बॉक्स दिया है, तो ये जो छोटे छोटे से जो बॉक्सेस दिए हैं जहां पे कि आर्टिकल्स मेंशन है, आर्टिकल्स को अलग से हाईलाइट किया है, इन आर्टिकल्स को पढ़ना, इन आर्टिकल से पक्का तुम्हारे स्कूल में क्या है, पक्का तुम्हारे स्कूल में मेरे लाल एक ना एक सवाल क्या है, एक ना एक सवाल पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हें ये कि तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने हैं, चाहे वो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 हो, जहां पे कि हमने रिजर्वेशन और ये वाली बात की थी, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स में भी जो आर्टिकल्स दिए उनको भी क्या करना, उनको भी मेरे लाल थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अगले उस पर बढ़ते हैं। जस्टिस इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज एसोसिएटेड विद, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में जस्टिस का मतलब क्या होता था, पनिशिंग रॉन्ग डूअर, मेंटेनिंग धर्मा और जस्ट सोशल ऑर्डर, परसुइंग पर्सनल इंटरेस्ट, रिवॉर्डिंग दी वर्चुअस। बताओ क्या होगा इसका आंसर, तुम बताओगे, बहुत सिंपल है ये। इसका आंसर तुम लोग क्या है, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर मैं तुम्हें नोट्स में रिवील कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे रब करूंगा तो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंशिएंट इंडिया की बात हो रही कि एंशिएंट इंडिया में जस्टिस का मतलब क्या है, एंशिएंट इंडिया में जस्टिस का मतलब क्या है, पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स। इसमें सभी के, इसमें एरिस्टोटल का भी लिख दिया, इसमें प्लेटो का भी लिख दिया है मेरे लाल, लेकिन एंशिएंट इंडिया में कौन सा है, एंशिएंट इंडिया में जस्टिस का मतलब क्या होता था, तो वो क्या है वो तुम्हें बताना है। ये तुम मुझे अभी कमेंट करके अभी तुम लिखोगे, ठीक है, ये तुम मुझे अभी कमेंट करके बताओगे, यहीं पे इसी वीडियो में कमेंट करोगे, मैं तुम्हारे कमेंट्स देखूंगा मेरे लाल, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग पीपल इक्वली, हाउ शुड इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड। ट्रीटिंग पीपल इक्वली, इसका मतलब इंडिविजुअल को कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर वर्क एंड एक्शन, नॉट ऑन देयर ग्रुप एंड अफिलिएशन, बेस्ड ऑन देयर कास्ट और जेंडर, नॉट ऑन देयर वर्क, बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट ऑन देयर एक्शन, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल अफिलिएशन, नॉट ऑन देयर वर्क। इंसान को कैसे जज किया जाए, ऑफकोर्स उनके काम के बेसिस पे, ना कि उनके ग्रुप के एफिलिएशन पे। तो ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है मेरे लाल, वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि आप इंसान को उनके काम के बेसिस पे जज करो। आप ये मत जज करो कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आपको इंसान को इक्वली ट्रीट करना है तो आप काम के बेसिस पे उनको इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। आप काम के बेसिस पे, आप काम के बेसिस पे उन्हें देखो, ठीक है। Which do civil liberties refers to in a democratic system? यहां पे कौन सी सिविल लिबर्टीज है जो कि डेमोक्रेसीज में रहती है, यहां पे कौन सी सिविल लिबर्टीज है जो कि डेमोक्रेसीज में रहती है। पहला इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, दूसरा सोशल फ्रीडम, तीसरा राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली एंड राइट टू प्रोटेस्ट, फोर्थ कल्चरल फ्रीडम। सिविल लिबर्टीज क्या है मेरे लाल, सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ही मैंने बताया था कि उनको हम सिविल लिबर्टीज कहते हैं। तो राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई साहब। अगले उस पर बढ़ते हैं। The idea of universal franchise is based on the notion of, the idea of universal franchise, universal franchise मतलब जो right to vote है वो कौन से उस पर बेस्ड है, डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, हेरार्किकल सोसाइटी, क्या हेरार्किकल सोसाइटी है, राइट टू वोट से हेरार्किकल सोसाइटी है क्या, अथॉरिटेरियन रूल, एक सरकार का बहुत बहुत तगड़ा रूल है, एकदम अथॉरिटेरियन रूल है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, नॉन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब ये होता है कि नॉन पार्टिसिपेशन, की पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, ये तो नहीं होता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल, डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल, डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की इंसान क्या है, इंसान अपनी सरकार को क्या है, इंसान अपनी सरकार को खुद चुन रहा है। इंसान जो है, इंसान अपनी सरकार को क्या कर रहा है मेरे लाल, इंसान अपनी सरकार को खुद चुन रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, ठीक है। What do our rights ensure regarding the state, regarding the state's authority? ठीक है, जो स्टेट्स की जो अथॉरिटी है, स्टेट की जो पावर है, उससे हमारी राइट्स क्या इंश्योर कर रही है, हमें राइट्स क्यों दिए गए हैं, हमें राइट्स क्यों दिए गए हैं, राइट्स क्या इंश्योर कर रही है। डोमिनेंस ऑफ स्टेट ओवर इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल वेलबींग, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ विदाउट फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। की जो सरकार है वो सरकार क्या करे, सरकार हमारी लाइफ को, हमारी लिबर्टी को रिस्पेक्ट करे, सरकार हमारी लाइफ को, हमारी लिबर्टी को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए हमें राइट्स दिए गए हैं और सरकार इस चीज को इंश्योर करे कि वो हमारी लाइफ को, हमारी लिबर्टी को क्या करे, हमारी लाइफ और हमारी लिबर्टी को रिस्पेक्ट करे मेरे लाल, ठीक है। India's ability to remain united despite its diversity is an attribute to, India's ability to remain united despite diversity, इंडिया की जो एबिलिटी है कि हम यूनाइटेड रहेंगे डिस्पाइट डाइवर्सिटी इज एट्रीब्यूटेड टू, ये किससे एट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
इट्स अडॉप्शन ऑफ फेडरलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है उसकी वजह से इंडिया में डायवर्सिटी है फिर भी हम यूनाइटेड है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मिलिट्री पावर, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप या मिलिट्री पावर है उसकी वजह से मेरे लाल। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या हम यूनाइटेड है, ठीक है। स्टेट इन्फोर्समेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल असिमिलेशन, या जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल असिमिलेशन, जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है मतलब कि लैंग्वेज और कल्चरल असिमिलेशन को लेके स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, इसकी वजह से। अडॉप्शन ऑफ फेडरलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया मेरे लाल, हमने ये किया है कि सभी स्टेट्स को हमने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया फेडरलिज्म में कि पंजाब को वैसे बनाया, महाराष्ट्र को वैसे बनाया, तो हमने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया, तो हमने उनकी डाइवर्सिटी को भी स्वीकार किया, एज वेल एज क्या किया, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो हम डाइवर्सिटी को भी स्वीकार कर रहे हैं, एज वेल एज हम यूनाइटेड भी हैं, एज वेल एज हम यूनाइटेड भी हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ऑटोनॉमस रीजनल गवर्नमेंट विद ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है क्या कि ऑटोनॉमस रीजनल, एक एक रीजनल गवर्नमेंट और ड्यूअल सिटीजनशिप है कि एक भारत की सिटीजनशिप और एक महाराष्ट्र की सिटीजनशिप। शेयर्ड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन रीजनल एंड नेशनल गवर्नमेंट, अ सिंगल सेट ऑफ सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी फॉर ऑल सिटीजन, डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल द मैटर्स। बताओ फेडरलिज्म का मेन क्या है, फेडरलिज्म का मेन है कि जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर्ड रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो शेयर्ड रहेगी मेरे लाल, वो क्या रहेगी, वो शेयर्ड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया असर्शन और रीजन वाले। असर्शन और रीजन वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मेरे लाल कि असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व करते हैं। असर्शन रीजन में क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट पढ़ने रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना रहता है, सबसे पहले आपको देखना रहता है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। या तो क्या होगा, या तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, या फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखो 4 ऑप्शन रहते हैं मेरे लाल, ठीक है। या तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है, या हम कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, ठीक है, या मैं कह दूंगा कि एक स्टेटमेंट सही है, या मैं क्या कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं कि एक स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट गलत है, या ये सही है ये गलत है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। एंड देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है मेरे लाल, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है मेरे लाल, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सिंपल है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और इस स्टेटमेंट का रीजन ये है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का रीजन ये है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट का रीजन ये है कि ये सही क्यों है तो उसका रीजन ये है, ये सही क्यों है तो उसका रीजन ये है, एक ये रहता है, एक ये वाला स्टेटमेंट रहता है, एक ये वाला ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले अगर तुम ऑप्शन देखो, मैं स्टेटमेंट बाद में पढ़ता हूं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो रीजन है वो इस स्टेटमेंट का एकदम सही है, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये इस स्टेटमेंट का रीजन नहीं है, स्टेटमेंट है दोनों सही, लेकिन ये जो रीजन है ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, और ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये चार क्या है, ये 4 ऑप्शन है, ये 4 क्या है मेरे लाल, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं, अब जरा इनको पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर नॉट मेड लीगली एनफोर्सिएबल। सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। The makers of the constitution aim to strike a balance between setting important goals and allowing flexibility for policy maker to adopt to the changing circumstances, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की राइट्स के बीच में और सरकार के गोल्स के बीच में, सरकार के गोल्स के बीच में, और जो गोल्स हैं वो चेंजिंग टाइम के अनुसार क्या है, समय के अनुसार चेंज होते रहेंगे, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को एनफोर्सेबल नहीं किया, क्योंकि गोल्स क्या है, गोल समय के साथ चेंज होते रहेंगे, तो इसको अनएनफोर्सेबल रखा है कि समय समय के अनुसार क्या है, समय के अनुसार क्या करेगी, समय के अनुसार सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती रहेगी। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया, दूसरा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। द टाइम हैज कम टू मूव टू अ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल सिटीजनशिप।
द टाइम हैज कम टू मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, इट माइट मेक इट इजियर टू डील विद द प्रॉब्लम विच एक्सटेंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज विच देयरफॉर नीड टू कोऑपरेट एक्शंस बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द मेनी स्टेट। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया है भैया, रीजन क्या है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है कि भैया नेशनल बाउंड्रीज के बाहर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सिर्फ अकेली सरकार नहीं सुलझा सकती है, उसमें हमें ग्लोबल गवर्नमेंट, उसमें हमें सभी देशों का क्या है, उसमें हमें सभी देशों का कंट्रीब्यूशन लगेगा, उसमें हमें सभी देशों का कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन ही असर्शन का रीजन है, मतलब ये जो रीजन है वही असर्शन का क्या है, सही में रीजन है, क्योंकि बहुत सारी समस्या ऐसी है जो कि सिर्फ अकेली एक देश की सरकार नहीं सुलझा सकती है, उसमें हमें बहुत सारे वर्ल्ड की अलग अलग गवर्नमेंट लगेगी। तो बिल्कुल समय आ चुका है, जी हाँ समय आ चुका है कि हम ग्लोबल सिटीजनशिप और ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को क्या करें, ग्लोबल सिटीजनशिप और ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को हम स्वीकार कर ले। सो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द डैश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश इट एन अंपायर इन ऑल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द फेडरल मैटर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जुरिस्डिक्शन मेरे लाल, इसे अंपायर मतलब एक फाइनल अंपायर बताता है जब फेडरल रिलेशन के बीच में मामला आता है। फेडरल रिलेशन मतलब कि जब सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होगी तो वो कौन सा जुरिस्डिक्शन के आ रहा है, जब सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है तो वो कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, Dash is an institutional mechanism to provide representation to the states. Its purpose is to protect the power of state. Therefore, any matter that affect the state must be referred for the consent and approval. Must be written for the consent and approval. ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा इनमें से कौन सा है जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब भी स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आएगा, जब भी स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आएगा तो हम लोग क्या देखते हैं, जब भी स्टेट लिस्ट से जुड़ा कोई भी मामला आएगा तो सबसे पहले उसके पास जाएगा। तो राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत, हाईकोर्ट, तो ऑफकोर्स इट इज राज्यसभा। आप लोग जानते हो कि राज्यसभा क्या, राज्यसभा इज द राइट आंसर। सो ये सारे थे क्या मेरे लाल, ये सारे थे एमसीक्यू, ये सारे क्या थे मेरे लाल, ये सारे थे एमसीक्यू। 12 एमसीक्यू तुम्हारे पेपर में आना है जिससे कि तुम्हें क्या मिलेंगे, जिससे कि तुम्हें 12 नंबर मिलेंगे। 12 एमसीक्यू तुम्हारे पेपर में आना है जिससे कि तुम्हें 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, अब आ जाते हैं मेरे लाल सेक्शन बी पर। सो हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन इलेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स द स्टेट इज डिवाइडेड। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उसकी बात हो रही कि उनको कौन इलेक्ट करता है, तो उनको एलिजिबल वोटर्स इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबल वोटर्स इलेक्ट करते हैं, हर इंसान के पास में एक वोट रहता है, और पूरे स्टेट को क्या, पूरे स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, पूरे स्टेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। हर मेंबर अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर को चूज करता है, हर इंसान के पास में एक वोट रहता है, और सारे एलिजिबल वोटर क्या है, सारे एलिजिबल वोटर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ ये मत लिख के जाना पीपल इलेक्ट या वोटर इलेक्ट कैसे करते हैं, तो तुम बताओगे। 2 नंबर का सवाल है बेटा। अब तुम लोग क्या गलती करते हो, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ बच्चे लिखेंगे वोटर्स। अरे बुद्धू, वोटर्स से कुछ नहीं, वोटर से आधा नंबर मिलेगा। वोटर्स इलेक्ट करते हैं, सबके वोट की वैल्यू सेम रहती है, पूरे स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। ये क्या है, ये तुम्हें थोड़ा सा बेसिक सा क्या करना है मेरे ला, ये तुम्हें थोड़ा सा बेसिक सा बताना है। ठीक है, What do you mean by right to life? Right to life का मतलब क्या है भैया? Right to life मतलब यह है कि हर इंसान बिना किसी फियर के रहे, बिना किसी डेंजर के रहे। ठीक है, नो इंडिविजुअल हैज टू टेक हिज और अवे हिज ओन लाइफ, और कोई भी इंसान किसी इंसान के जीवन नहीं लेगा। एक इंसान खुद अपना जीवन नहीं खत्म कर सकता, एक इंसान खुद भी अपना जीवन खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, राइट टू लाइफ तुम यहां पे लिख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का ये है। राइट टू लाइफ हमारी फंडामेंटल राइट है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है। ये क्या, ये वाली चीज तुम मेंशन कर सकते हो मेरे लाल। ठीक है, डिफाइन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से क्या समझते हो? डिफाइन नेशनलिज्म, सो नेशनलिज्म एन आइडियोलॉजी दैट बिलीव a group of people who share common history, culture, language and tradition should live together in a united nation. तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है
कि जो लोग जिनकी की कॉमन हिस्ट्री रही हो, जिनका की कॉमन कल्चर रहा हो, जिनकी की कॉमन लैंग्वेज रही हो, जिनकी की कॉमन टेरिटरी रही हो, जिनकी की कॉमन टेरिटरी रही हो मेरे लाल, उनको क्या है, उन सबको एक साथ में रहना चाहिए। ये वो आइडियोलॉजी है। तो सिंपल यहां तुम्हें डिफाइन करना है, डिफाइन करने के नंबर मिलेंगे, सिर्फ डिफाइन नेशनलिज्म करना है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। डिफाइन नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म को डिफाइन करके नेशनलिज्म की डेफिनेशन लिख दो, नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। Which system of election is followed in the India? First past the post system और proportional representation system. इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? तो तुम बोलोगे इंडिया में दोनों सिस्टम फॉलो होता है। जब भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव की बात होती है तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होता है। वहीं राज्यसभा का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, तो वो कैसे होता है भैया? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। तो इंडिया में ये दोनों सिस्टम लगते हैं, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में ये वाला लगता है। बाकी हम लोग क्या देखते हैं? बाकी हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुनाव हो जाता है। ठीक है। लिस्ट द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, फेडरलिज्म में थोड़ा सा गवर्नर का बताया। तो कोई भी तुम पावर लिख सकते हो। ठीक है। 2 नंबर का सवाल है तो क्या लिखना है? अपने को 2 पॉइंट्स लिख के आना है। यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स है बेटा, जब 2 नंबर का सवाल हो तो 2 पॉइंट लिख देना, या अगर तुम लाइन में लिख रहे हो तो 4 लाइन लिख देना। ठीक है। तो गवर्नर, ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो एक स्टेट के हेड होते हैं भैया। ठीक है। जो प्रेसिडेंट की पावर है वही क्या है? वही गवर्नर की पावर है एक स्टेट लेवल पे। जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर उन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। लॉ कैसे बनते हैं एक स्टेट में? तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है तो फिर गवर्नर के साइन लगते हैं, फिर जाके लॉ बनता है। तो गवर्नर की कोई भी तुम 2 पावर क्या कर सकते हो? गवर्नर की कोई भी 2 पावर लिख सकते हो। ठीक है। डिफाइन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या है? ठीक है। So citizenship is status of being a member of a state which provide people with rights and responsibility. Citizenship का मतलब क्या है? कि आप एक स्टेट के मेंबर हो और उस स्टेट में आपको इक्वालिटी मिल रही है, उस स्टेट में आपको राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें मिल रही है। ये क्या है? ये है सिटीजनशिप, ये है सिटीजनशिप। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अपन सेक्शन सी की तरफ मेरे लाल। सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी है मेरे लाल 4 मार्क्स का सवाल। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है मेरे लाल? यहां पे तुम्हें क्या करना है? यहां पे तुम्हें 4-4 पॉइंट्स लिखना है, या तो 4 पॉइंट्स लिखना है, 4 पॉइंट्स लिखना है, या फिर अगर कोई दो चीज पूछी गई है, मतलब अगर कोई 4 पॉइंट्स नहीं है या कोई डिफरेंशिएशन करने लिखा है तो 2 बड़े बड़े पॉइंट्स लिखना है। कोशिश करना है कि तुम क्या करो? कोशिश करना है मेरे लाल कि तुम लोग पॉइंट्स में आंसर लिखो। कोशिश करना है मेरे लाल कि तुम लोग पॉइंट्स में आंसर लिखो। सो अब अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस एंड व्हाई? दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, तो दोनों हाउस में से किसको परमानेंट हाउस कहते हैं और क्यों? तो तुम लोग जानते हो कि राज्यसभा को क्या है? राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं मेरे लाल, क्योंकि राज्यसभा कंप्लीटली एक साथ में, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल? हम लोग ये देखते हैं कि हर 2-2 साल में राज्यसभा के कुछ मेंबर्स की क्या है, कुछ मेंबर के चुनाव होते रहते हैं। वहीं राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उनका टेन्योर होता है 6 साल, उनका टेन्योर होता है 6 साल, और कंप्लीटली राज्यसभा कभी भी क्या है, कभी भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है पूरी तरीके से। हर 2-2 साल में कुछ सीट्स पर राज्यसभा में चुनाव होते रहते हैं, ये चीज हम जानते हैं। उसके बाद में इन कॉन्ट्रास्ट टू लोकसभा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है। हर 5 साल में लोकसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है और नए तरीके से क्या है, नए तरीके से इलेक्शन होते हैं। ठीक है। तो ये वाले पॉइंट तुम क्या है, ये वाली चीज तुम यहां पर लिख सकते हो, ये वाली चीज तुम आराम से लिख लोगे। ठीक है। स्टेट सम एक्सेप्शंस टू द राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के कोई एक्सेप्शंस लिखो। तो तुम लोग जानते हो मेरे लाल कि भारत में राइट टू इक्वालिटी का सबसे पहले तो तुम लोग आर्टिकल लिखोगे कि कानून की नजर में इक्वालिटी है, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 क्या बात करता है? ये भी तुम्हारे उसमें लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 16 क्या बात कर रहा है? इक्वालिटी इन दी मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है मेरे लाल? पहले तुम राइट टू इक्वालिटी क्या है उसको डिस्क्राइब करोगे। एक्सेप्शन ये है कि जब भी हमें क्या है, जब भी अफर्मेटिव एक्शन देना रहता है, अफर्मेटिव एक्शंस मतलब कि जब भी आप रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आते हो स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में अपने यहाँ रिजर्वेशन चलता है, क्योंकि जो इंसान पीछे छूट गया है उसको क्या करना है, उसको आपको आगे, मतलब जिसके के साथ में पास्ट में, जिसके के साथ में हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उसको क्या है, उसको आगे पुश करने के लिए क्या है, उसको आगे पुश करने के लिए मेरे लाल अपने को क्या है, अपने को उसे रिजर्वेशन देना होगा। और इसी के चलते क्या, इसी के चलते राइट टू इक्वालिटी में क्या है, राइट टू इक्वालिटी पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है।
Now list 4 feature of Indian Constitution that give greater power to the central government than the state government. अब 4 फीचर ऐसे लिखो मेरे लाल जो कि क्या है, जो कि ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रेदर देन अ स्टेट गवर्नमेंट। भारत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करता है रेदर देन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर है, सबसे पहले यूनिटरी फीचर्स विद फेडरल स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग देखते हैं यूनिटरी फीचर विद द फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, ये सब कुछ किसके पास में, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। फॉरेन वाली चीजें, डिफेंस वाली चीजें, देश की सिक्योरिटी वाली चीजें, ये सब कुछ किसके पास में आती है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं मेरे लाल, क्या देखते हैं, ये सब कुछ हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि सारी की सारी पावर क्या है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती है। साथ ही साथ जितनी भी चीजें यूनियन लिस्ट में लिखी है, उन यूनियन लिस्ट पे तो कानून कौन बनाता है, उन यूनियन लिस्ट पे तो कानून केंद्र सरकार बनाती है। एट द सेम टाइम तुम लोग क्या लिख सकते हो, कॉन्करेंट लिस्ट में भी, कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो हमेशा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट हो गया। रेसिड्यूरी पावर, जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर क्या है कि वो पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, जैसे प्राइवेसी वाली चीजें नहीं लिखी है, तो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है अब वो पावर किसके पास में आएगी, वो पावर ऑटोमेटिकली किसके पास में आती है, वो पावर ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती है। देन इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी के दौरान हम लोग क्या देखते हैं, जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं बचती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब केंद्र सरकार के अनुसार अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो देखो ये 4 पॉइंट लिखे, तुम ऐसी 4 पॉइंट, 4 नंबर का सवाल है तो ऐसी 4 पॉइंट करके क्या है, 4 पॉइंट करके तुम्हें आंसर लिखना है। कोशिश मेरे लाल तुम्हें क्या करना है, कोशिश मेरे लाल तुम्हें ये करना है कि तुम्हारे आंसर क्या हो, तुम्हारे आंसर पॉइंट में लिखे हो, तुम्हारे आंसर क्या हो, तुम्हारे आंसर मेरे लाल पॉइंट में लिखे हो, ठीक है। Now, why Indian Constitution is said to be a living document? Indian Constitution को क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं? तो तुम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय के अनुसार अमेंडमेंट हो सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट ऐसा हो कि जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए मेरे लाल क्योंकि समय की नीड के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम धीरे धीरे चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो रेदर देन चेंजिंग द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों को बदल सकते हैं, लीविंग द बेसिक स्ट्रक्चर, लीविंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला सवाल आ जाते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन सिटीजन एंड एन एलियन, सिटीजन और एलियन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये तुम आराम से लिख सकते हो। देखो डिफरेंस मेरे लाल यूजली कोशिश ये करना कि तुम लोग डिफरेंस ऐसे करके लिखो कि सिटीजन एक तरफ आए, एलियंस एक तरफ आए, और ऐसे करके क्या करो, ऐसे करके पॉइंट लिखो अगर आंसर आता है तो। अगर आंसर आता नहीं है तो दिमाग लगाना है, तो फिर आंसर पैराग्राफ में लिखना। अब तुम बोलोगे सर आपने पैराग्राफ में क्यों लिखा, मैंने सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिखा है कि ऐसे पैराग्राफ में लिखना अगर आंसर नहीं आता है तो, ठीक है। और आंसर आता है तो कुछ इस तरीके से लिखना। सिटीजन और एलियन में क्या डिफरेंस है भैया, तो ये तुम भी जानते हो कि सिटीजन के पास में क्या, सिटीजन के पास में इक्वालिटी रहती है, एलियन के पास में इक्वालिटी नहीं रहती। सिटीजन के पास में राइट टू वोट रहता है, एलियन के पास में राइट टू वोट नहीं रहता है। सिटीजन के पास में क्या है, सिटीजन गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का फायदा ले सकता है, एलियन नहीं ले सकता है। सिटीजन एक देश में बहुत बढ़िया से रह सकता है, वही जो एलियन है मेरे लाल, एलियन को क्या है, एलियन को निकाल दिया जाता है, उनको रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है, उनको डिटेंशन कैंप में रहना पड़ता है। ये तमाम तरीके की चीजें तुम लिख सकते हो। राइट अ नोट ऑन ग्लोबल सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजनशिप से क्या कहना है, तो वही तुम ये बताना चाह रहे हो कि आज का तारीख में ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और आज की तारीख में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि एक अकेले देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है, उन सबको क्या है, उन सबको कॉपरेट करना होगा, भैया। तो एक ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होना चाहिए कि पूरे विश्व की एक ही सिटीजनशिप हो, ठीक है। अ कॉमन सिटीजनशिप फॉर ऑल द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ, अ कॉमन सिटीजनशिप फॉर ऑल द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। लेकिन तुम लोग जानते हो मेरे लाल, क्या जानते हो तुम लोग कि एक यूटोपियन कंसेप्ट है, यूटोपियन मतलब एक ये आइडियल कंसेप्ट है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सेक्शन डी क्या है भैया, पैसेज है, कार्टून है और मैप है। अब मैप हर स्कूल में नहीं आएगा, मैप आएगा तो कैसे आएगा, मैंने वीडियो बना दिया है, वहां तुम देख के आ जाना। यहां पे मैंने 2 पैसेज लिए हैं और एक कार्टून लिया है, ठीक है। तो जरा पैसेज पढ़ते हैं,
ठीक है, दो द फ्रीडम, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज पढ़ो और आंसर को क्या करना है, आंसर्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, दो फ्रीडम इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। दिस इज बिट लाइक अ प्लेइंग अ गेम, एज वी प्ले चेस और क्रिकेट we learn how to interpret the rule. In the process, we discover new and the broader meaning of game itself. Similarly, the fundamental rights guaranteed by Constitution continually being reinterpreted in the response of new circumstances. यहाँ पे ये बताया गया भैया, क्या बताया गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम तो दी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम तो दी है, लेकिन समय समय के अनुसार उस फ्रीडम का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, समय समय के अनुसार उस फ्रीडम का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया चेस और क्रिकेट का, कि जब हम ये गेम खेलते तो जब भी हम गेम खेलते तो हर बार अपन रूल्स के कुछ अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं ये घोड़ा ऐसे चलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये जो रानी है ये ऐसे चलेगी। मतलब जब भी तुम ऐसे गेम खेलते हो तो ऐसे तुम भाई बहन के साथ में अलग अलग मतलब नहीं निकाल लेते हो। तो वो वाली बात हो रही कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे गेम खेलते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हम लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। सेम चीज आती है मेरे लाल, यहाँ पे तुम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि पहले फ्रीडम का मतलब होता था कि अंग्रेजों से आज़ादी, फिर फ्रीडम का मतलब हुआ कि गरीबी से आज़ादी, आज की तारीख में फ्रीडम का मतलब हुआ ये जो प्राइवेसी वाला इशू है कि इन सब से हमें क्या रहे, इन सब से हमें आज़ादी रहे। तो समय समय के अनुसार हमारे राइट्स के अलग अलग मतलब निकलते हैं। फॉर इंस्टेंस, द राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स टू इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड। जैसे कि कोर्ट है, कोर्ट ने पहले राइट टू लाइफ एक सिंपल आर्टिकल था, लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लाइवलीहुड। हर इंसान के पास में रोजगार रहेगा तभी तो वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। ठीक है, द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन गारंटीड टू अ न्यू लॉ, सोसाइटी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर न्यू चैलेंजेस विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन मिला है, अलग लॉ से, समय समय के अनुसार क्या है, समय समय के अनुसार सोसाइटी अलग अलग चैलेंजेस फेस करती है और अलग अलग चैलेंजेस को अलग अलग तरीके से क्या है, डील किया जाता है। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड एंड एक्सपैंडेड ओवर द टाइम थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर डिजाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से उनका मीनिंग बहुत बड़ा कर दिया है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी उनका क्या है, मीनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बहुत बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा पैसेज है मेरे लाल। ठीक है, अब जरा यहां पे अपन ये समझते हैं, आंसर तुमको दिख ही गया है, लेकिन ठीक है, What is the main reason for continual reinterpretation of fundamental right? क्या मेन रीजन है भैया फंडामेंटल राइट्स का रीइंटरप्रिटेशन का, क्या मेन रीजन है? टू लिमिट द स्कोप ऑफ राइट, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन मोर कॉम्प्लेक्स, टू एड्रेस न्यू चैलेंज एंड सर्कमस्टेंसेस, टू अवॉइड लीगल कंट्रोवर्सी। तो ऑफ कोर्स टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस, अलग अलग इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जो अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनको डील करें। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैं चाह रहा था आंसर पे छुप जाऊं, लेकिन ठीक है। द राइट टू लाइफ इंटरप्रेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू लाइफ इंटरप्रेटेड एज बाय कोर्ट्स हैज एक्सपांडेड टू इंक्लूड, जो राइट टू लाइफ है उसको क्या इंटरप्रेट किया है, तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड पैसेज में साफ साफ लिखा है। पैसेज में क्या, पैसेज में ये देखो मैंने अंडरलाइन किया, ये राइट टू लाइवलीहुड पैसेज में क्या है, पैसेज में साफ साफ लिखा है मेरे लाल। ठीक है, फिर हाउ डज द पैसेज कंपेयर इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट टू प्लेइंग चेस और क्रिकेट। पैसेज कैसे कंपेयर कर रहा है, पैसेज कैसे कंपेयर कर रहा है राइट्स को इन गेम से। ठीक है, बोथ इन्वॉल्व फिजिकल एक्सक्रीशन, दोनों में फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है क्या, नहीं राइट्स में नहीं होना पड़ता। बोथ हैव रिजिड एंड अनचेंजिंग रूल, दोनों रिजिड है, दोनों के रूल्स चेंज नहीं हो सकते, फंडामेंटल राइट्स के भी और चेस के भी ऐसा नहीं। बोथ रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल, बोथ इन्वॉल्व लर्निंग टू इंटरप्रेट रूल्स ओवर द टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी कि बोथ इन्वॉल्व लर्निंग न्यू रूल्स टू इंटरप्रेट ओवर द टाइम। समय समय के अनुसार क्या है, समय समय के अनुसार हमें नए नए रूल्स को क्या, नए नए रूल्स को इंटरप्रेट करना होगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ पैसेजेस टू एम्फसाइज, इस पैसेज का मेन मैसेज क्या था। ठीक है, सो द इनइम्यूबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सिंप्लिसिटी ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन, द नीड फॉर स्ट्रिक्ट लॉज, the dynamic nature of constitutional interpretation. So of course the dynamic nature of constitutional interpretation, the dynamic nature of constitutional interpretation, the dynamic nature of constitutional interpretation. ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरे लाल क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। क्या आ गया है मेरे लाल, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। सो स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है,
पिक्चर दिख रहा है कि ये कुछ लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। They say that elections are the carnival of democracy, but the cartoon depicts chaos instead it is a true for election always. It is good for democracy. ठीक है, तो ये इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है? कार्टून दिखा रहा है, कार्टून क्या दिखा रहा है? यहां पे ऐसा बोला जाता है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की क्या है? वो डेमोक्रेसी के कार्निवल से, मतलब डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। लेकिन यहाँ पे क्या है? चाउस, मतलब कितना बिखरा हुआ है। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? तो तुम लोग लिखोगे कि नहीं, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से, क्या इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बिहेवियर अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए, करप्शन वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, तो ऑफकोर्स ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नेता लोग इलेक्शन में लड़ने भिड़ने लगेंगे तो लोगों को क्या है? लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस से विश्वास ही उठ जाएगा, लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस से विश्वास ही उठ जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन थे, दोनों के 2-2 नंबर पूछे गए। अगला सवाल देखते हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। तो पैसेज रीड करते हैं, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल amendment assigned 29 subjects to the local government, focusing on the local welfare and development. ठीक है. However, the experience of past decades show limited autonomy for the local government to perform these functions, as many states haven't transferred most of the subjects to them. These hinder the effectiveness of the local bodies, making the election of representatives somewhat symbolic. A point of criticism is that the formation of local bodies hasn't significantly altered the decision making at the central and the state level, with the local population having limited power in choosing the welfare programs or allocating resources. यहाँ पे ये बताया गया भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये तय किया गया था कि 29 सब्जेक्ट जो है वो किसको दिए? लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये 29 सब्जेक्ट्स दिए ही नहीं है, और देखा गया ये है कि स्टेट गवर्नमेंट पावर देती नहीं है लोकल गवर्नमेंट को, तो इनके इलेक्शन बस एक सिंबॉलिक है। मतलब कि कहने को हम लोग बोल रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं होती है मेरे लाल। स्टेट गवर्नमेंट ने पावर अपने पास में ही रख के रखी है। तो जो हम सोच रहे थे ना कि ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी रहेगी, वैसी एज सच अपने को कोई डेमोक्रेसी देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। तो जरा समझते हैं यहाँ पे सवाल क्या है। व्हाट इज द कॉमन प्रिंसिपल इन चूजिंग द सब्जेक्ट कवर अंडर द स्टेट लिस्ट? ये जो क्या कॉमन प्रिंसिपल है, ये जो 29 सब्जेक्ट जो चूज किए गए, तो ये क्या कॉमन प्रिंसिपल, ये 29 सब्जेक्ट कैसे चूज किए गए? पहला सवाल ये। तो ऑफ कोर्स इसका जवाब क्या है मेरे लाल? इसका जवाब ये है कि 29 सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट चूज किए गए भैया? एजुकेशन, रोड, वेलफेयर, जो लोगों से जुड़े हुए 29 सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मतलब जो बेसिक लेवल पे, जो गाँव के लेवल पे, जो पंचायत के लेवल पे जो हम लोग देख रहे थे मेरे लाल, वो सब्जेक्ट ही लोकल लेवल को दिए गए। तो क्या क्राइटेरिया था सब्जेक्ट को चूज करने का? तो क्राइटेरिया सिंपल था मेरे लाल कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको लोकल गवर्नमेंट को चूज कर दिया, उनको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, ठीक है। स्टेट 1 पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर लोकल गवर्नमेंट, 1 पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर लोकल गवर्नमेंट। तो क्रिटिसिज्म क्या होगा कि लोग काम अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, साथ ही साथ इनके पास में पावर नहीं है। तो ये इनके लिए क्रिटिसिज्म है कि लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट एक सिंबॉलिक बन के रह गई है, ठीक है। तो ये आंसर मैंने बता ही दिया है तुमको। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, सेक्शन नंबर ई। किस पे आ जाते हैं भैया? सेक्शन नंबर ई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इस वाले सेक्शन में ऑल दो आंसर है, और ये आंसर मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। इसका टेलीग्राम पे क्या है? टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं तुम्हारे सोचने के लिए बता रहा हूं मेरे लाल। क्यों? क्योंकि वन शॉट यूट्यूब पर है, प्रारंभ और निर्भय में बहुत अच्छे से पढ़ा, वन शॉट है, ठीक है। तुम्हें कुछ कुछ चीजें क्या, तुम्हें कुछ कुछ चीजें सोचने के लिए सेक्शन ई के क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले। तुम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं बस हिंट देते जाऊंगा यहाँ पे, मैं बस हिंट देते जाऊंगा मेरे लाल, और क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर कि तुम कैसे सॉल्व करते हो, तुम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है इसका पर्पस, ये है मेरे लाल, ठीक है। तो जरा समझते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ईच टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हर एक पॉइंट के 2-2 एग्जाम्पल्स देने, आपको ये जो हर एक पॉइंट है इसके 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं मेरे लाल, ठीक है। आपको क्या सपोर्ट करना है, और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको 2-2 एग्जांपल देने हैं। मतलब ये स्टेटमेंट सही है, आपको बस इन स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए 2-2 एग्जांपल देने। ये तुम्हारा सवाल है। पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय क्रेडिबल लीडर हु कमांडेड पीपल रिस्पेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया वो क्रेडिबल लीडर्स के द्वारा बनाया गया है, जिनको की लोग बड़े रिस्पेक्ट करते थे। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में लिख सकते हो मेरे लाल, कि वो चीफ आर्किटेक्ट थे, ठीक है, उनके बारे में लिख दोगे, उन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी के बारे में काम किया, वो वाला लिख सकते हो, ठीक है। फिर तुम लोग देखोगे ये वाला लिख सकते हो, दूसरा वाला, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे, उसमें अलग अलग कमिटीज बनी थी, उन अलग अलग कमिटीज को हेड कौन कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग लीड कर रहे थे। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो मतलब एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए तुम्हें 2-2 पॉइंट लिखने, एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए तुम्हें 2-2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच अ वे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर इन सच अ वे एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्ट इट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप उन पावर को सबवर्ट, मतलब आप उन पावर को छीन नहीं सकते हो। तो ऑफकोर्स तुम इसमें 2 एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो, पहला लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच का रिश्ता, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि पावर कुछ इस तरीके से बांटी है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की कोई भी पावरफुल ना हो, तीनों ऑर्गन को बराबर रख दिया। साथ ही साथ पावर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कुछ इस तरीके से बांटी है कि चीजें बिगड़े ना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस ऑफ पीपल होप्स एंड एस्पिरेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल के एस्पिरेशन के लिए, पीपल के एस्पिरेशन पर फोकस किया गया। तो ऑफकोर्स तुम लोग ये लिखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल के होप को दिखा रहा है। फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं बता रही है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सरकार को बता रहे हैं कि उनको लोगों के लिए क्या काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एस्पिरेशन को दिखा रहा है। ये तुम 2 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरे लाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था डिफिकल्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? व्हाट इन यू व्यू शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम? गिव 2 एग्जांपल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से क्या समझते हो? तो तुम लोग लिखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आर्टिकल दिया है। इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे राइट्स मिले। तुम्हारे एनसीईआरटी में बॉक्स बना हुआ है मेरे लाल फंडामेंटल राइट्स का, उसमें राइट टू फ्रीडम में देखना कि बहुत सारे अधिकार हैं। वो सभी राइट्स के बारे में लिखोगे और यहाँ पे तुम्हें बताने की क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जब देश आ जाए, जब देश की सिक्योरिटी आ जाए, जब देश प्राथमिकता आ जाए, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है बेटा। और आप आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाओ, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। What characteristics show that India is a secular state? List some suggestion for further strengthening the Indian secularism. ठीक है, कौन सी, मतलब तुम बताओ इंडिया क्यों सेक्युलर स्टेट है, तुम ये बताओ। तो वही कि भारत में हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, रिलीजियस फ्रीडम है सबके पास में, हम सब अपने अपने धर्म को मना लेते हैं। सेक्युलरिज्म इन द स्टेट अफेयर्स की सरकार क्या है, सरकार का कोई भी रिलीजन नहीं है, सरकार किसी के भी पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करती है। बस अगर किसी का पर्सनल लॉ में कोई रिफॉर्म करना हो, जैसे मुस्लिम के पर्सनल लॉ में कोई रिफॉर्म करना हो, जैसे ट्रिपल तलाक का था, तो ही सरकार इंटरफेयर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ। अब भारत का सेक्युलरिज्म को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, भारत के सेक्युलरिज्म को कैसे मजबूत किया जाए, तो साथ ही साथ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भैया। ये जो लीडर्स रहते हैं ये लोग रिलीजन को बीच में ना लेके आए। रूल्स ऐसे बनाया जाए कि कोई लीडर्स अगर रिलीजन को लेके आए तो उसको कोई कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए भारत के सेक्युलरिज्म के ऊपर। साथ ही साथ इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस, जो पब्लिक स्पेसेस है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे, कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना हो, सारे रिलीजन को क्या हो, सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय इंडिया टू सिक्योर सोशल जस्टिस? मतलब सोशल जस्टिस के लिए सरकार ने क्या किया है। तो तुम लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सकते हो मेरे लाल, कि सोशल जस्टिस मतलब समाज में जस्टिस, की कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये सारी चीजें लिख सकते हो। इसके बाद में तुम लोग लिख सकते हो कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज, गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज लेके आ रही है, जिसके की तहत क्या है, जिसके की तहत समाज में इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है, जो गरीब है उनको घर बना के दे रहे हैं। साथ ही साथ तुम लोग इसमें रिजर्वेशन के बारे में लिख सकते हो। तो अब ये टॉपिक देखने को तुमको लग रहा है कि सर ये तो सोशल जस्टिस में पढ़ा नहीं, लेकिन ये हर चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा मेरे लाल जो कि क्या है, जो कि हर चैप्टर से क्या है, हर चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है, जो कि हर चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड व्हाई? यहां पे तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज, ये जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है और क्यों। सबसे पहले
एवरी चाइल्ड इन क्लास विल रीड द टेक्स्ट ऑफ द प्लेट बाय टर्न। क्लास में जब रीडिंग हो रही है तो हर बच्चे को रीड करना पड़ेगा टर्न के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। तो इसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी को मौका दिया जा रहा है, सभी को बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एनकरेज व्हाइट यूरोपियंस टू माइग्रेट टू कैनेडा फ्रॉम दी सेकेंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टिल 1960। गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इनकरेज कर रही है, क्या इनकरेज कर रही है भैया? जो व्हाइट यूरोपियंस है वो ज्यादा से ज्यादा कनाडा से माइग्रेट करें। तो व्हाइट यूरोपियंस, सिर्फ व्हाइट यूरोपियंस, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे लाल? यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है। देयर इज अ सेपरेट रेलवे काउंटर फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट रेलवे काउंटर रहेगा। तो ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सीनियर सिटीजन के लिए रहेगा ना बेटा, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दो, आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो। सीनियर सिटीजन की नीड क्या है? सीनियर सिटीजन की नीड डिफरेंट है। सो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। सीनियर सिटीजन को आप एक लाइन में वैसे खड़ा नहीं कर सकते, उनके लिए अगर आपने अलग से काउंटर बनाया तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें तुम आराम से लिख सकते हो। Now question number 30, last question. Why is judiciary important in democratic country? Judiciary क्यों important है डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो सबसे पहले फेडरल मैटर्स, सेंटर स्टेट के बीच की लड़ाई हो गई थी, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हुआ, तो सरकार बहुत ज्यादा तेज चलने लग गई, तो ठीक है, किसी इंसान की जान जा रही हो तो, और साथ ही साथ जुडिशरी अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से क्या करता है? जुडिशरी अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से सिटीजन को बहुत सारे राइट्स दे देता है। नहीं तो ये सरकार लोगों को राइट्स ही नहीं देगी, ये तो जुडिशरी है जो कि सिटीजन को बहुत सारे राइट्स दे देता है। सो ये क्या था? ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर था। इस सैंपल पेपर में मैंने कुछ और के क्वेश्चंस छोड़े हैं। अब तुम 2 मिनट समझो। सैंपल पेपर का मकसद ये था कि पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो मैंने बताया है। मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना चुका हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस का मेरे लाल एक वीडियो क्या है? एक वीडियो ऑलरेडी निकल चुका है। उसको क्या है? उस वीडियो को तुम आराम से देखो। उस वीडियो से क्या है? उस वीडियो से तुम्हें एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा स्कूल पूछेगा। क्लियर है? तो सैंपल पेपर से तुम्हें एक आइडिया लग गया है। इस सैंपल पेपर को आराम से समझना, कोशिश करना आंसर पॉइंट में लिखो, एमसीक्यू को एलिमिनेशन मेथड से क्या हो? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सैंपल पेपर। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अब बिग हार्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग दी लवली ऑडियंस। अगर किसी बच्चे ने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ विद दिस, लव यू।